नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज एक बहुत बड़े विषय पर इस वीडियो को मैं आप सभी के पास प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है 3 आयामों से महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला बात, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपने असेंबली में पास कर दिया है। तो पहली बात तो करंट अफेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा एस्पेक्ट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या फिर जो उसके आधार है, जो क्लैशेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, डिबेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ओके, कि जिससे संबंधित मतलब यूसीसी से संबंधित जो भी एग्जाम में सवाल आपके आ सकते हैं, आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो हम कवर करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो कि राष्ट्रहित या फिर एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जो बोल सकते हैं देश की संवैधानिक, देश की व्यवस्थाओं का, सामाजिक व्यवस्थाओं के से संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लाना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो इन 3 सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ये जो मुद्दा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट्स मिस ना हो। एंड मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एज वेल एज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्लासेस, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस फॉर योर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। ओके, आपकी कोई भी समस्या लेकर आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं, आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो अभी रिसेंट में एक खबर फिर से कैसे निकल गई, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात काफी लंबे वक्त से चल रही है। अभी ये मुद्दा फिर से गरमाया है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पास कर दिया गया है। ओके, उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है अपने विधानसभा में प्रस्तुत किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया, और वो वहां पे पास कर दिया गया बिकॉज मेजोरिटी थी। बीजेपी सरकार के द्वारा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है स्टेट में पास कर दिया गया है, उत्तराखंड में पास कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे की कि ये तो हो गया करंट अफेयर्स। सो इसके रिगार्डिंग मैंने अभी वीकली करंट अफेयर क्लास में ही मैं आपको बताया था ये क्या क्या इसके प्रोविजंस है। इसको डिटेल में वीकली करंट अफेयर वाली वीडियो आपको मिल सकती है, जो कल की वीडियो है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके क्या क्या प्रोविजंस है। ओके फाइन। नाउ इसकी सबसे बड़ी खास इसमें स्पेशली थी कि लिविंग रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें एस्पेक्ट दिए गए और काफी अच्छे प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं। ओके, नाउ अब बात आती है जो कि पॉलिटिकल थ्योरिटिकल इश्यूज है। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है, जो कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज या फिर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मूलभूत मुद्दे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल जो वर्ड है हमारे थ्योरिटिकल डिस्कशन है, जो कि स्टेट थ्योरी ऑफ स्टेट और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को रिकवर करते हैं। तो हम पहले सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे कि व्हाई लॉज रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ ऑफ द सिटीजन इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी कानून कौन बनाता है, नहीं बनाता, ये अलग बात है। सबसे पहले कानून की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हम एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है एक परिवार से जुड़ा होता है। वी आर लिविंग इन अ फैमिली लाइफ। सो उस फैमिली लाइफ में कभी कोई अड़चन आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वी आर अ सिटीजन, ओके, नागरिक होने के नाते हमारे सभी अड़चनों को निपटाने की जिम्मेदारी राज्य की है, और इसलिए वहां कानून की आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज अगर कोई भी वहां पे डिस्प्यूट होता है, कोई किसी के साथ धोखा करता है, कोई छल है, कपट है, कुछ भी इरेगुलरिटीज आती है। ठीक है, फाइन। सो वी कांट, अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से गवर्न करेगा नहीं चलेगा, इसलिए कुछ लॉस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहली बात तो जैसे कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखते हैं। ओके, तो अगर ये मैं समझाने का आपको तरीका वही बता रहा हूं जैसे कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत की राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे हॉब्स लॉ रूसो ने बताया ना कि राज्य की आवश्यकता क्यों थी। फाइन, तो वहां पे कॉमन लॉ नहीं था, देयर इज नो अथॉरिटी, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव क्रिएटेड द लॉज एंड क्रिएटेड द गवर्नमेंट। ओके, तो कानून ना होने के चलते, उसके चलते आने वाली वहां पे असमानताएं या फिर अन्याय जो भी हो रहा था, उसके खिलाफ राज्य की स्थापना लोगों ने की, और इसी पर्सपेक्टिव से व्यक्तिगत मामलों में भी नागरिकों के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये कानून कौन बनाएगा। ठीक है, सवाल ये आता है कि ये कानून कौन बनाएगा। ठीक है, सो नाउ अब इस सवाल का दूसरा उत्तर आपको मिलेगा कि हाउ फैमिली इज फॉर्म्ड, परिवार कैसे बनता है। ठीक है, अब परिवार, हमारे यहाँ परिवार बनाने की परंपरा जो है, वैसे तो सब अपने अपने हिसाब से परिवार बना सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ परिवार जो है धर्म आधारित बनते हैं। ओके, रिलीजियस वेडिंग सिस्टम हमारे यहाँ होता है, जहां पे हर धर्म की अलग अलग वेडिंग प्रणाली है। वो भले हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, सबकी अलग अलग धार्मिक पद्धति है। सो फैमिली इज फॉर्म्ड बाय द रिलीजन हियर। ओके, परिवार बनाने का जो आधार है, जो कि शादी जिसको हम बोलते हैं,
वो धर्म के द्वारा होता है, धार्मिक नीति निर्देश के द्वारा होता है, धार्मिक नियम कानून के द्वारा होता है। ओके, नाउ अब सवाल आता है कि जब परिवार धर्म के द्वारा बनाया जा रहा है तो परिवार कैसे चलेगा, उसके नियम कानून कैसे होंगे। ठीक है, परिवार में जो अगर मान लीजिए परिवार का विभाजन है, पार्टीशन है, अडॉप्शन है, ठीक है, अगर एक परिवार किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तलाक से संबंधित चीजें हैं या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, पोजीशन है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट जो कि फैमिली मैटर से रिलेटेड है। ओके, मैरिज किस किस प्रकार की मैरिज को वैलिड मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब नियम कौन बनाएगा। तो अब इस पे सवाल बनता है कि ये नियम धर्म बनाएगा कि राज्य बनाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ओके, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय हैं, अलग अलग धर्म है, और इसीलिए हर धर्म को अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाना है कि आपके हिसाब से, बिकॉज परिवार जो है धर्म के हिसाब से बना है, तो धर्म के नियम कानूनों के हिसाब से ही परिवार में सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, शादी की क्या उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये इस सारे जितने भी मूलभूत सवाल होते हैं ना कि किस उम्र में शादी करना लीगल होगा, किस उम्र में शादी करना इलीगल होगा, ये सब बातें। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, किसको कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो या फिर किसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर पिता की संपत्ति किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी, ये सब जो बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बोल सकते हैं पारिवारिक नियम है, जो कि आपके धर्म पे, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से मूलभूत सवाल ये निकल के आते हैं और उसी का जवाब जो है, अब जब बात हो गई कि भाई धर्म के आधार पर शादियां होती है, तो सीधी बात है अलग अलग प्रकार के, हर धर्म में अलग अलग प्रकार के नियम कानून है, भले वो इनहेरिटेंस के हो, चाहे वो बेसिकली डिवोर्स के हो, सेपरेशन के हो, जैसे पॉलीगैमी है, एडॉप्शन है, मैरिज है, एज ऑफ मैरिज है, इन सभी पर सक्सेशन है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी किसको सक्सीड होगी, ठीक है, इनहेरिटेंस किसका क्या होगा, किसको मतलब किसका बच्चा माना जाएगा, किसको नहीं माना, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, कौन कितनी शादी कर सकता है, तो हर धर्म के अलग अलग, बिकॉज जब परिवार जो है धर्म के आधार पर बना, तो धर्म के नियमों के हिसाब से ही, जिसको बोलते हैं पर्सनल लॉ, जो कि रिलीजियस पर्सनल लॉज है। ओके, धर्म के आधार पर व्यक्तिगत नियम की व्यक्तिगत परिवार कैसे चलेगा, उसके नियम कानून जो है हर धर्म के अपने अपने नियम बन गए। ठीक है, नाउ जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज है, ठीक है, इसके अलग अलग ईयर भी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1955, ठीक है, यहाँ पे 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम, ओके, देन उसके बाद 1956 में 3 आते हैं, हिंदू बेसिकली अडॉप्शन है, बेसिकली भरण पोषण है, ठीक है, ये सब चीजें है। इसके बाद भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम है 1872, ठीक है, जो कि कॉलोनियल लॉ है। उसके बाद काजी अधिनियम, शरीयत अधिनियम, ये जो कि स्पेशली मुस्लिम लॉ को डिटरमाइन करता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम, ओके, मुस्लिम महिला तलाकों के अधिकार रक्षण अधिनियम 1986 में आता है। पारसी विवाह, तो इस प्रकार से हर धर्म के हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉज हैं कि किस धर्म में किस आधार पे शादी, तलाक, बच्चे, संपत्ति का ट्रांसफर, ये सब किस आधार पे होगा। तो इसके लिए सबके, जिसको हम बोलते हैं सिविल लॉज, ओके, नागरिक अधिनियम, ओके, तो ये सब अलग अलग हर धर्म के हिसाब से बने हुए। नाउ अब ये सब जब अलग अलग धर्म के हिसाब से बने, तो उसमें समस्या क्या है। ठीक है, हर धर्म अपने अपने चला रहा है, परिवार चल रहा है। समस्या आती है कि हर धर्म के लिए सही और गलत अलग अलग है। ठीक है, हर धर्म के सही और गलत अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में माना गया है कि 15 वर्ष की जो आयु है वो प्यूबर्टी की एज होती है, और उसके बाद जो है लीगल एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में 18 साल की उम्र मानती है। सब जगह अलग अलग, ठीक है, पहले वही 10 साल 12 साल मानी जाती थी। ठीक है, कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, वही पहले हिंदू धर्म के जो एक्ट थे, ठीक है, फाइनेंस, वहां पे एज ऑफ कंसेंट बिल के हिसाब से 10 से 12 साल या फिर 10 ही साल। तो अलग अलग, मतलब बाल विवाह जैसी चीजें ऐसी बहुत सारी। तो कई जगह धार्मिक नियम कानून जो कि आपकी धार्मिक आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल वैलिड है, परंतु कई जगह ऐसा होता है कि धार्मिक नियम कानून संविधान के हिसाब से दिए गए सामाजिक एकता के सिद्धांत के विरोध में जाते हैं, सोशल इक्विलिटी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, और वहां पे सवाल उठता है कि क्या वो काउंटर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, क्या उनका हनन हो रहा है धार्मिक नियमों के आधार पर। ठीक है, तो वहां पे क्लैश जो आता है वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगेन व्हेन यू आर लिविंग इन अ मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, ओके, जब हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं, तो उस आधुनिक समाज में रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी नियम जो कि एक प्रोग्रेसिव आउटलुक को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो नहीं होने चाहिए। और वहीं पे आवश्यकता आती है किसकी, आपकी, वहां पे आवश्यकता क्रिएट होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ओके, सबसे पहले मैं आपको जैसे दिखा देता हूं कि हिंदू पर्सनल लॉज कौन कौन से, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हिंदू पर्सनल लॉज, जो कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट सब पर अप्लाई भी होते हैं, अलग धर्मों पर भी अप्लाई होते हैं, जिसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल एक्ट हैं जो जिसके आधार पर
जो रूल्स एंड रेगुलेशन पर्सनल लॉज बने हुए, तो ये हिंदू पर्सनल लॉज हो गए जो कि सिख, बुद्ध और जैन पे भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली मुस्लिम पर्सनल लॉज है जो कि 1937 में शरीयत लॉज के बेस पर बेस्ड है, ठीक है। पर्सनल मैटर ऑफ द इंडियन मुस्लिम विल बी जज्ड बाय दिस थिंग, ओके। तो भारतीय मुसलमानों के व्यक्तिगत मामले जो है इसके आधार पर चलेंगे, ठीक है। इट क्लियरली स्टेट्स दैट इन द मैटर ऑफ पर्सनल डिस्प्यूट्स द स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर, ओके। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म कि स्टेट शुड रिमेन अवे फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ओके। राज्य जो है वो धार्मिक मुद्दों से अलग रहेगा, धार्मिक स्वायत्तता सबको है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के नियम कानून बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार के नियम बने हुए, ठीक है। बट इसमें समस्या बस यही आती है कि कहीं ना कहीं जैसे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया कि जो कि एक ह्यूमन डिग्निटी के, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। एक तरफ हमारे संविधान जो है इक्वलिटी की बात करता है, परंतु दूसरी तरफ हमारे संविधान ने ही पर्सनल लॉज की अनुमति दी है, ठीक है। हमारे संविधान में ही हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज होंगे, अपने व्यक्तिगत नियम होंगे जो कि उनके धर्म, उस धर्म के अंदर शादी ब्याह जितनी भी चीजें हैं उन सबको डील करेंगे। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल जो बात करती है कि इक्वलिटी क्रिएट करना है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इक्वलिटी के, फाइन। तो अब वो इक्वलिटी एक तरफ हमको क्रिएट करनी है, दूसरी तरफ जो है पर्सनल लॉस को भी। तो यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो कि हम बोल सकते हैं एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। तो बस इन्हीं सब के पर्सपेक्टिव से निकल के आता है आइडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि इन सब चीजों का सॉल्यूशन माना जाता है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन माना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा जिसमें जिसको हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता, ओके। तो समान नागरिक संहिता होगी मतलब धर्मों को इग्नोर करते हुए, जैसे, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ कंसर्न ऑफ द एनी रिलीजन, बिना धर्मों को ध्यान रखे हुए मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी पे, ठीक है, ये सब चीजें मेजरली यूनिफॉर्म सिविल कोड में कवर होती है। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है या फिर पर्सनल लॉज किन किन चीजों में डील करती है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात आ जाएगी, सक्सेशन की बात आएगी, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, इन सब के नियम कानून कि किस आधार पे कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, संपत्ति का सक्सेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसको होगा, कितना नहीं होगा, क्या लड़के और लड़की को दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पिता की या फिर बेसिकली माता की, जो भी है। सो ये सब मुद्दे जो है आपके मेजरली पर्सनल लॉज या फिर सिविल कोड में आते हैं। नाउ अब यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक नियम कानून पर हो रही गड़बड़ी या फिर बोल सकते हैं उसमें हो रहे, मुख्य रूप से ये मुद्दा उठा है महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के ऊपर, ठीक है। मुख्य रूप से इसका आधार क्या है, विमेन इनइक्वालिटी दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। धार्मिक नियम कानून के चलते महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार या फिर बोल सकते हैं भेदभाव के विरोध के रूप में, समाधान के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो हमारे संविधान में भी आर्टिकल नंबर 44 जो है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, क्या कहता है, शब्द देखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट शैल एंडेव्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या कहता है कि भारत का जो बोल सकते हैं बेसिकली भारत की सरकार जो है, ठीक है, द स्टेट, राज्य जो है, इसकी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको ट्राई करना है कि भारत के नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए। दैट इज समथिंग मेंशन अगेन, बट दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो ये एनफोर्सेबल नहीं है, संविधान में जो आपके नीति निर्देश है उसके अंदर दिया गया है कि ऐसा करना चाहिए राज्य को, परंतु इसकी कोई लीगल एप्लीकेबिलिटी नहीं, और इसलिए कोर्ट भी इसको दबाव नहीं बना सकता राज्य के ऊपर। कोर्ट बस सजेशन दे सकता है, जैसे ही कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यह सजेशन दिया है कि आप इस पर नियम बनाइए, बट इसको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये डायरेक्शन है, ओके। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि लड़ाई किसके बीच में, यूसीसी वर्सेस फ्रीडम ऑफ राइट, ओके। तो हमारे संविधान में ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार देते हैं। परंतु जैसे अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि हर धर्म अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को चला सके, और दूसरी तरफ अगर आप यूसीसी लगा देंगे तो फिर वो इसको क्लैश करेगा, ठीक है। तो मेजर फाइट किसके बीच में, यूसीसी वर्सेस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यूसीसी जो कि क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नॉट एनफोर्सेबल, ओके। जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसमें आ जाएगा, नीति निर्देश के अंदर आता है, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, जो जस्टिसेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। और इसीलिए यूसीसी को फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया था। पहले ये डिमांड आई थी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मीनू मसानी की बात करें, अंबेडकर की बात करें, ठीक है, ऐसे कई लोगों ने, ठीक है, अशोक मेहता है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स ने उस वक्त में, अमृता कौर है, ऐसे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने उस वक्त में बोला था कि यूसीसी को भी मौलिक अधिकार में रखना चाहिए। परंतु यूसीसी को मौलिक अधिकार में रखना और
फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक साथ रखना क्लैशेबल है। और इसलिए उस वक्त संविधान निर्माताओं ने, जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है फंडामेंटल राइट में रखा और यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि इस पर राज्य बाद में धीरे धीरे काम करेगा। वक्त के साथ जैसी आवश्यकता पड़ेगी, राज्य की सरकार है, जो देश है, सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे इस पर वर्क करेगी और प्रयास करेगी कि यूसीसी को अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो अब यहां पे मेजरली प्रॉब्लम्स आती हैं कि यूसीसी वर्सेस फ्रीडम ऑफ राइट। ओके, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एक तरफ, ठीक है, धर्म की आजादी है। अब धर्म की आजादी के आपसे अपहोल्ड द राइट ऑफ ईच रिलीजन, denomination or any section thereof to manage its own affairs। ओके, हर धर्म अपने खुद के मामलों को अपने आप से स्वयं से देखे। परंतु अगर यूसीसी आ गया तो फिर वो जो धार्मिक स्वतंत्रता है, हर धर्म, हर जो ग्रुप है अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के, अपने हमारा कल्चर कैसे काम करेगा, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर। ओके, वी आर अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, एक बहु सांस्कृतिक समाज है, तो वहां पे ये समस्या जनरेट होती है। ठीक है, नाउ अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पर्सनल लॉज में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आ जाता है। पर्सनल लॉज तो आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज है। ठीक है, नाउ पर्सनल लॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आती है कि पर्सनल लॉज किसके अंदर आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो अगर एक और सवाल बनता है कि अगर हमारे संविधान निर्माता चाहते कि यूसीसी परमानेंट हो तो वो उसको यूनियन लिस्ट में डालते हैं कि केंद्र सरकार उसको लागू करेगी और पूरे देश पे लागू होगा, नहीं, परंतु उसको किस में रखा गया, उसको रखा गया किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाया। ठीक है, पर्सनल लॉज, अगेन नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्सनल लॉज जो है वो कौन सी लिस्ट में आते हैं, वो यूनियन के मैटर्स हैं, वो स्टेट के मैटर्स हैं, कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, समवर्ती सूची में आएंगे। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है और यहां से भी एक आर्गुमेंट निकलता है कि क्या यूसीसी की वैलिडिटी है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जरा स्पेशली आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी। ओके, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, तो हम दोनों चीजों की बात करेंगे, जो कि आखिरी हमारा मुद्दा था। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये मुद्दा क्यों गरमाया, उत्तराखंड में यूसीसी जो है पास हो चुका है, वो हो गया बात। दूसरा, इससे रिलेटेड जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, या फिर उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, पॉलिटिकल थ्योरी के से शुरू करते हुए जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब आती है इसके फेवरेबल थिंग एंड प्रॉब्लमेटिक थिंग। ओके, कि नाउ जो मेन मुद्दा था इस पूरी वीडियो का, क्या यूसीसी जरूरी है। ठीक है, सवाल जो है कि क्या यूसीसी जरूरी है, इस पर मैं आपको फटाफट एक बार क्विकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली बात तो एक बात की जाती है कि इट विल इंटीग्रेट इंडिया, मतलब नेशनल यूनिटी का, बिकॉज सबके लिए अगर सेम नियम होंगे तो हमारी बेटर यूनिटी होगी। अगेन ये एक आर्गुमेंट दिया था। दूसरा आर्गुमेंट है इट विल रिड्यूस द वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, धर्म की जो धर्म के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है इलेक्शन में, वो कम हो जाएगी। पर्सनल लॉज में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, तो उसके चलते बहुत सारे इनजस्टिस जो है वो हो जाती है और कहीं ना कहीं अन्याय जो है उसके खिलाफ सरकार जो है कुछ एक्शन नहीं ले पाती, बिकॉज वो धार्मिक नियमों के अंदर आ जाते हैं। तीसरी चौथी बात, मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन। ओके, जब हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं तो उसमें उसके नियम कानून भी आधुनिक होने चाहिए और वो जो नियम कानून है वो रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए। सीधी बात है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, धर्म में अगर कोई परंपरा थी, ठीक है, भले वो शरीयत हो चाहे वो मनुस्मृति हो, किसी भी लॉ में अगर कुछ पुरानी व्यवस्था है जो कि आज के हिसाब से सही नहीं है तो उनको रिफॉर्म करना आवश्यक है। वो पुराने समाज थे, पुरानी व्यवस्था थी, ठीक है ना। उसके बाद वुमेन राइट, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के अधिकार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर यूसीसी को फेवर किया जा रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग यस, बिकॉज जब हम रिलीजियस लॉज पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और हर धर्म में कहीं ना कहीं महिलाओं को एक निचला दर्जा दिया गया है, उनको समान अधिकार नहीं दिया गया और इसलिए उनको समान अधिकार, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, जेंडर इक्वलिटी जो आज के वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए यूसीसी जैसी चीजें सपोर्टिव है और आना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया शुड बी ट्रीटेड सेम। ओके, प्रमोटेड रियल सेक्युलरिज्म। ओके, धर्मनिरपेक्षता का परिप्रेक्ष्य भाई, लाइक सेक्युलर पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि सबके लिए सेम नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब राज्य जो है किसी एक प्रकार के धर्म नियम कानून को फॉलो नहीं करेगा, सबको फॉलो करेगा, ये पर्सपेक्टिव यहां पे देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब पॉइंट आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। ओके, पहली बात आती है डाइवर्सिटी, बिकॉज वी आर अ डाइवर्स कंट्री एंड इवन विद इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम और लेट्स से कल्चरल फ्रीडम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लेट्स से टू द कंट्री। ओके, तो देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अगर हम जाएं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पे हमने स्वायत्ता दे रखी है कि आप अपने क्षेत्र में अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने ट्राइबल कल्चर के हिसाब से नियम कानून फॉलो कीजिए। भारत का संविधान वहां पे अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। वी हैव क्रिएटेड ऑटोनोमस काउंसिल, पॉलिटिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे हमने ऑटोनॉमी दे रखी है हर जगह। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं आप, ट्राइबल एरियाज में देखें तो
जब वो स्वायत्ता है वो हम डाइवर्सिटी को, वो डाइवर्सिटी के नाम पे है कि भाई डाइवर्स लोग, जैसे लैंग्वेज के बेस पर हमने डाइवर्सिटी दे रखी है, ठीक है, हर जगह अपनी अपनी भाषा के हिसाब से आप अपना अपना नियम कानून बनाते रहिए और अपनी अपनी लैंग्वेज यूज कीजिए। सो वो डाइवर्सिटी जो पहला आर्ग्यूमेंट था कि इंटीग्रेटिंग इंडिया, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो यूसीसी रियली इंटीग्रेटिंग इंडिया इज नॉट, बिकॉज अगर इंटीग्रेटिंग इंडिया वाली बात होती तो पूरे देश में एक सी भाषा लगा देते, पर उससे तो इंटीग्रेटिंग इंडिया की जगह क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया होने वाला था, ठीक है। बहुत सारे राज्य विद्रोह में खड़े हो गए थे कि नहीं हमको तो अलग होना है, अगर तमिलनाडु ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था कि हमको भारत से अलग होना है, तो फिर जब हमने सबको अपनी अपनी भाषा को अपनाने का मौका दिया तो उससे मतलब बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जब हमने बात की तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये देश की एकता और बढ़ी, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहे कि हाँ ठीक है हमको देश से नहीं बाहर जाना, हमको इसी देश में रहेंगे, अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, बट हम सब भारतीय कहलाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब बात आती है मुख्य रूप से वुमेन राइट वाली, तो वुमेन राइट वाले पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि यस रिलीजियस लॉज में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या होंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी एक तो हैम्पर होगी, दूसरी बात है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या फिर बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है उस पर सवाल उठेंगे, उन लॉज में बहुत सारे इंप्लीकेशंस आएंगे, जब अगर हम यूसीसी को अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स पे इंप्लीकेशंस रहेंगे, उसके कल्चरल डाइवर्सिटी वाले एस्पेक्ट पे इंप्लीकेशन रहेंगे, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे इंप्लीकेशंस रहेंगे यूसीसी को लाने के, तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं उसके, ठीक है। तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ने के लिए इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जिसको मैक्सिमम लोग मिस कर रहे हैं, दिस वर्ड यूनिफॉर्मिटी, ओके, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो यूनिफॉर्मिटी शब्द है वो अपने आप में एक डेंजरस शब्द है, ठीक है, और जिस पर एक बहुत अच्छा अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जहां पे कहा गया कि रिफॉर्मिंग रिलीजियस लॉज इज इंपॉर्टेंट but uniformation of the laws is not right, okay, especially in the culturally diverse countries like India, okay। तो वहां पे बात ये कही गई कि हाँ धार्मिक नियमों में बहुत सारी कमियां हैं, उनको सुधार करना, मतलब धार्मिक नियमों को सुधारना सही मुद्दा है, क्यों, बिकॉज वो महिलाओं के अधिकार, प्रोग्रेसिव सोसाइटी सबको दिखाएगा, ठीक है। तो धार्मिक नियमों में मान लीजिए आप इस्लाम की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, किसी भी धर्म में अगर आपको लगता है कि उसमें जो धार्मिक नियम कानून है वो सही नहीं है, तो उसमें राज्य को दखलंदाजी करना और उसको आज के वक्त के हिसाब से मॉडर्न बनाना ये आवश्यकता है। तो संस्कृति में भी सुधार होते हैं वक्त के साथ में, तो रिफॉर्मिंग रिलीजियस लॉज इज अ गुड ऑब्जेक्टिव, ओके, धार्मिक नियमों को सुधारना जरूरी है, इस पर कोई भी दो राह नहीं है। धार्मिक नियमों में अगर कुछ कमियां हैं जो कि आज के वक्त यहाँ पे सही नहीं है, उसको सुधारना बहुत आवश्यक है। हमने सती व्यवस्था को भी खत्म किया, वो भी एक कुप्रथा थी सती व्यवस्था, उसको सुधारा गया, ठीक है। तो धार्मिक नियमों में सुधार करना आवश्यक है, परंतु उसको यूनिफॉर्म बनाना, मतलब सबके लिए एक सा धार्मिक नियम, वो शायद तक उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं अगर लोग एग्री करते हैं, परस्यू करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परसुएशन, इफ इट इज अप्लाइड इट इज अ गुड थिंग, ओके। अगर हाँ सभी धर्म के जो लोग हैं मिलकर हाँ एग्री करते हैं कि हाँ हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर रहना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ देयर इज अ क्लैशेस, ओके, अगर उसके चलते कहीं दंगे की बात आती है, कोई क्लैशेस की बात आती है, हार्मनी जो देश की एकता अखंडता है वो अगर उसमें खतरे में आती है, तो फिर वहां पे हमको सोचना पड़ेगा कि उसका कोई दूसरा समाधान निकाला जाए, कि आपका उद्देश्य भी जो है वो पूरा हो जाए, कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो जाए, प्रोग्रेसिव आउटलुक भी आ जाए, ठीक है, भारत इंटीग्रेटेड भी बने रहे, और मतलब वो काम भी हो जाए जो हम करना चाह रहे हैं, प्रोग्रेसिविटी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी हो जाए, और साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट आपका जो यूनिफॉर्मिटी है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी जो कि पहले भी कई बार ट्राई की गई, जैसे कि अगर हम बात करें हिटलर ने जो किया था वो भी यूनिफॉर्मिटी ही था, ठीक है, हिटलर ने जिस प्रकार से जर्मनी को चलाया था वो भी एक यूनिफॉर्मिटी ही था, और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, ठीक है, स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम में डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डी फॉर डेमोक्रेसी एंड डी फॉर डाइवर्सिटी, जितना ये रहेंगे उतना बेहतर रहता है। बट पूरी तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड खराब है या फिर पूरी तरीके से सही है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत हैं, अगेन उसको ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता जो है तय करना चाहिए, दैट इज अ national issue, okay, fine, thank you so much guys, I hope ki I was able to explain you the major aspect of this particular issue, and बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए भी ऑफर चल रहे हैं, लीप ऑफ द फेथ सेल चल रही है, आज आखिरी दिन है इसका, तो इसका भी यूटिलाइजेशन कीजिएगा। इसका कूपन कोड आपको यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट बेसिकली ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप बात कर सकते हैं। सो यूरिसिनेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको जून 2024 के लिए सारी कोर्सेज, नोट्स, क्लासेस, एवरीथिंग, ओके, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा,
फाइन, तो ये बैच नंबर 2 भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए और अपना फाउंडेशन मजबूत बनाइए, जिससे आप भी एक बोल सकते हैं अपने जिस रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जाना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बन सके, एक यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके, तो उसके लिए आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि इस वीडियो से एक बहुत क्लियर पिक्चर आप सभी के सामने आई होगी रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके जो भी नजरिए हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिकॉज चर्चा परिचर्चा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए एंड सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।